11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यदि x tan 60 प्लस cos 45 बराबर sec 45 है तो बताना है x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो हमें tan 60 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, उसके बाद cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए और sec 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए बिल्कुल बहुत ही ईजी वे है। आपको कुछ नहीं करना है, 0, 30, 45, 60 और 90 इसकी वैल्यू याद रखनी है साइन की। अगर साइन की वैल्यूज़ हम याद रख लेंगे तो साइन के बाद कॉस की भी आसान है और कॉस के बाद टेन की भी। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। केवल साइन की याद कर लेंगे तो कॉस की अपने आप बन जाएगी। बिल्कुल इसके विपरीत चलेंगे, जो 90 की वैल्यू होती है साइन की वही कॉस की 0 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 1। जो 60 की होगी वो 30 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि √3/2। 45 की जो वैल्यू है वो 45 की ही रहेगी। उसके बाद 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 की हो जाएगी और जो 0 की वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 0। अब tan क्या होता है तो हम पढ़ चुके हैं कि tan की जो वैल्यू होती है वो साइन और cos का रेशियो होता है। ठीक है, तो यानी कि इनका जो रेशियो आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। 1/2 से 1/√2 काट देंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर वैल्यू √3 बचेगी। 0 से किसी भी डिजिट में अपन भाग देते हैं तो क्या जाएगा इन्फिनिटी। ठीक, अब जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। tan 60 की वैल्यू पूछी थी तो वो है √3। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec के बारे में पूछा है तो sec क्या होता है, एक्चुअली जो cos का इन्वर्स हो जाता है उसी को हम कह देते हैं sec। ठीक है, तो इसको भी अपन याद रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी √2। पूछा क्या है, पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x tan 60 प्लस cos 45 इज इक्वल्स टू sec 45। यहाँ x का x रहेगा, tan 60 की वैल्यू रख देंगे √3, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, यानी कि ये एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। √2 और √2 इंटू कर जाएगा यानी यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 और इसका ये, तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हो गई 1/√2। यहाँ पे हमारा क्या बचा है √3। अब ये √3 जा कर के नीचे इंटू कर देगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 इंटू 1/√3 यानी कि 1/√6 x की वैल्यू हो गई। इस x की वैल्यू को इसमें रखना है जो पूछा गया है, x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1/√6 का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 1/6, क्योंकि √6 का स्क्वायर है और प्लस 1, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी आ गई 7/6। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1 और 3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का क्या अनुपात है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इनका रेशियो कितना है, 1:3। तो मान लेते हैं कि 2 बोतलों में, एक में मिश्रण का जो टोटल है वो x है पहले वाले में, और जो दूसरे वाले में बोतल से मिलाया जा रहा है उसका टोटल जो मिक्सचर है वो हम 3x लगा लेते हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए अम्ल और जल की बात वो कर रहे हैं तो पहले वाले में अनुपात क्या है 2:3। इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल रहेगा वो टोटल 2 और 3 5 में से रहेगा। ये अम्ल है तो ये अम्ल, और मिक्सचर कितना माना था x, तो ये अम्ल का भाग जो रहेगा 2/5x हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जल कितना बचा है, अगर 5 हिस्से चले गए, 5 में से 2 हिस्से चले गए तो बचे 3 हिस्से, यानी 3/5 इसमें क्या बचा है हमारा अभी भी जल। अब दूसरे वाले में बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में 1:2 यानी कि टोटल रेशियो 3 है, टोटल रेशियो 3 है।
3 में से 1 हिस्सा अम्ल का है, ठीक है, और ये टोटल मिक्सचर कितना माना था 3x, तो यानी कि इसमें x अम्ल भरा हुआ है। तो पानी कितना रहेगा, पानी 2 अनुपात का था, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो 2x क्या है, इसमें पानी है। क्लियर। अब हमारा दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वो पूछ रहा है कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना है, 2:5x, इधर ये कितना था 3:5x, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, x/2x। तो ठीक है, इसको हम x प्लस ये अम्ल है, इसमें अम्ल कितना था x, इसमें जल कितना है, इसमें जल कितना है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है और अनुपात पूछ रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इसमें हमने लासा ले लिया, ऊपर 2x प्लस 5x, नीचे 5 एलसीएम आ जाएगा, यह 3x प्लस 10x। क्लियर है। अब क्या बचता है, तो 5 और 2 कितने हो गए 7x, ये 5 से 5 काट देंगे, नीचे कितना बचा है 13x, x से x कैंसिल हो गया, अनुपात कितना आ गया 7:13, यानी पहला आंसर ऑप्शन का सही है। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का, 3 व्यक्ति ए, बी और सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। एक व्यक्ति डी के आ जाने से औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए के बदले आ जाता है तो बी, सी, डी तथा ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही ले लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया है 84 किलोग्राम। अब हमें मालूम है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। यानी कि अगर हम यहाँ से योग निकाल करके इसका निकालना औसत दिया है, मतलब ये, तो कुल योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 84 मल्टीप्लाई विथ 3, यानी 252। इन तीनों का वजन हो जाएगा 252 kg। अब वो कह रहा है कि डी के आ जाने से औसत वजन 80 हो जाता है, यानी अब औसत कितना हो जाएगा 80 kg, ये दिया है। अगर हमें इन चारों का टोटल निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 80 × 4। 3 लोगों का टोटल था 252, 4 लोगों का टोटल हो गया 320। इससे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो डी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आएगी 320 माइनस 252, यानी डी का जो वजन है वो कितना है 68। अब वो कहता है एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी ई डी से कितना ज़्यादा है 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 71 kg। ई की वैल्यू निकल आई, डी की वैल्यू निकल आई। अब हमें चाहिए क्या है, केवल बी और सी का और चाहिए, तो बी, सी, डी तथा ई का औसत वजन 79 kg दे रखा है। बी, सी, डी और ई का जो औसत है वो दे रखा है 79। इसका मतलब बी, सी, डी तथा ई का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 79 × 4। ये इन चारों का टोटल है। उन्होंने हमसे पूछा है ए की वैल्यू क्या है, ए का वज़न हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 252 kg। तो यहीं से हम एक ये जो बी प्लस सी दिख रहा है इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर रख सकते हैं 252 माइनस ए। तो इस बी और सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 252 माइनस ए। डी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये आई थी 68। ई की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये आई थी हमारी 71। और इन चारों का जो टोटल था वो कितना आया है
316 kg। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए यहाँ माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 316 यहाँ प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं। 252 प्लस 68 प्लस 71 माइनस 316, यहाँ से हमें ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 391 में से 316 माइनस करना है। 11 में से 6 गए, 5 बचेगा। 8 में से 1 गया, 7 बचेगा। 3 में से 3 0, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 75 kg, यानी सी आंसर हमारा सही है। यदि ए ने x% वार्षिक दर पर रुपए P और B ने y% वार्षिक दर पर रुपए Q की वैल्यू P से ज़्यादा है, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बताया है कि कितने वर्ष बाद राशि बराबर हो जाएगी, अर्थात इनका मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन दोनों का बराबर होगा, तो हम मान लेते हैं पहला मिश्र धन और दूसरा मिश्र धन दोनों को हमें बराबर करना है। तो पहले वाले मिश्र धन और ये दूसरा वाला मिश्र धन, तो यहाँ हो जाएगी इसकी वैल्यू P प्लस P, परसेंटेज था X, टाइम मान लेते हैं T है। इस वाले में Q Y, इसमें भी टाइम सेम ही रहेगा Q। अब एक जैसी चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं, तो P माइनस Q, ये उस साइड चला जाएगा। Q YT अपॉन 100 माइनस PXT अपॉन 100। अब सेम चीज़ें हैं, तो कॉमन चीज़ों को हम बाहर ले लेते हैं। T बाहर आ गया, 100 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? Q और Y। माइनस में क्या बचेगा? PX। यहाँ है P माइनस Q। हमें चाहिए क्या है? कितने वर्ष के बाद, अर्थात हमें T चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ों को इस साइड भेज देंगे। 100 का इंटू इधर हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएंगी P माइनस Q। ये वाली चीज़ इधर इंटू में है, इधर आकर के बटे में हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। वह राशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो गई। बताइए राशि कितनी थी? तो इसमें हमें क्या दिया है? 2 वर्ष में और 3 वर्ष में। हो गई का मतलब क्या है कि कोई आपका ए दे रखा है, तो पहले हम पहली वाली शर्त को लेंगे, तो A1 मान लेते हैं, यहाँ पे P1 मान लिया जाएगा और यहाँ R1 अपॉन 100 और यहाँ पे N या T जो भी आप मानते हैं वो रख लेंगे। तो इसमें A1 के लिए वैल्यू आएगी जो हमारी दे रखी है, यानी कि P तो दोनों में सेम है, तो A1 के लिए वैल्यू दे रखी है 2420। ठीक है, ये हमें 2420 वैल्यू दे रखी है, इसकी जगह पे हम ये रख देंगे 2420। P पता नहीं है, निकालना है। दर हमें 2 वर्ष में इतना है, निकालनी है, अपॉन 100 कितने वर्ष में? 2 में। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी इसके साथ? 2662 P सेम है, 1 प्लस R अपॉन 100 सेम है, बस यहाँ पे पावर कितनी आ गई है? 3। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए P कैंसिल, यहाँ से 3 हैं, ये 2 हैं, तो 1 बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच रहा है? ये और ये किसकी वैल्यू को दर्शाएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा 2662 अपॉन 20 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 के, क्योंकि हमने 2 को डिवाइड किया है 1 से। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर आएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, केवल ये वैल्यू बचेगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100। अगर ये चीज़ें किसी से कट रही हैं तो हम काट लेंगे, तो चलिए काटते हैं। 11 से हम इसको काट के देखेंगे। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 0, ये भी 11 दूनी 22, 44 और 2।
242 ऊपर 220 नीचे, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 110, ये 121। अब देखिए हमारे सामने क्या आता है कि ऊपर तो आ गया 121, नीचे आया 110, ठीक है। सामने दे रखा है 100 प्लस r अपॉन में 100। अब आगे भी कट रही हैं क्या वैल्यूज़, तो अब नहीं कटेंगी, तो ये हमारी 11 से कट जाएगी, ये 10 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। ऊपर वैल्यू आ गई है ये, इसको हम यहाँ से काट देंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 110 और यहाँ आ रहा है 100। तो यहाँ पे हमारी जो दर है वो आ चुकी है 10%। अब 10% की वैल्यू हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2420, p नहीं पता, ये r हमारी 10 आ गई है, इसको हम यूज़ कर लेंगे और ये 2 वर्षों के लिए था। इधर हो जाएगा 11/10 2 बार, ये है 2420। अब ये दोनों ऊपर गुणा कर देंगे, ये दोनों जाके नीचे, तो ये हो जाएगा 2420, ऊपर हो जाएगा 10 × 10 अपॉन में 11 × 11 इज इक्वल्स टू में p, ये कट जाएगा 20 बार, तो वैल्यू p की कितनी आ जाएगी 2000। यही हमारा सही आंसर है। x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किए गए कार्य का और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है, तो x का मान बताना है, ठीक है। तो जैसा हमें दिया है वैसा हम करते हैं कि श्रमिक कितने हैं, पहले x-1, इन्होंने कितने दिनों तक काम किया है, तो x+1 दिनों तक काम किया है। वहीं दूसरे कितने हैं, अनुपात में दिया है x+1 और x+2, इन लोगों का अनुपात है कार्य का 5:6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट रहे हैं, काट दिया हमने, ऊपर क्या बच रहा है x-1, नीचे बचा है x+2, कैंची गुणा करा देंगे, 6 का 6x -6, ये हो जाएगा 5x + 10, x वाली वैल्यूज़ को सामने ले आएंगे, ये 6 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 16, यही सही आंसर है। सत्रह क्वेश्चन है हमारा, पाइप A एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप B उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप A को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप B को सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे तक पूरा भरेगा। तो ऐसे सवाल में पहले तो हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे। माना ये A टैंक है, ये B टैंक है, इन दोनों को समय कितना लग रहा है, इसको लग रहे हैं 8 घंटे, इसको लग रहे हैं 12 घंटे। तो पूरा टैंक कितने जो टैंक में भरने में टाइम है वो कितना लगेगा, दोनों का अलग अलग लग रहा है। तो टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं। टैंक की क्षमता निकलेगी इन दोनों का एलसीएम लेके, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। अब ये एलसीएम आ गया तो इससे हम इन दोनों की क्षमताएं निकाल लेंगे। तो इसकी क्षमता हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2। 3 क्षमता इसकी है, यानी ये 1 घंटे में इसका इतना भाग भर देता है और ये 1 घंटे में इसके 2 भाग भर देता है 24 में से। अब वो पूछ रहा है कि अगर 7 बजे मैंने इसको चालू कर दिया, तो 7 बजे अगर मैं इसको चालू करता हूँ, 7, 8, 9, तो 7 बजे तक, 7 से 9 बजे तक 1 घंटा, फिर 2 घंटे, 9 बजे तक इसको चालू करा है, तो 3 से ये 6 से तो इसके भर चुका होगा, 24 में से 6 यूनिट इसकी भर चुकी हैं। टोटल 24 यूनिट टंकी की है, ये 6 यूनिट भर चुका है। अब 9 बजे ये भी चालू हो जाता है, तो अब कितने यूनिट भरने लगेंगी, 3 और 2 5। अब यहाँ से 5 यूनिट का काम होगा, तो 5 यूनिट ये, तो 6 और 5 11, यानी 10 बजे तक 11 यूनिट भर चुकी हैं। फिर 11 से यहाँ तक 5 यूनिट और भरेगा, तो कितने यूनिट हो रहे हैं गिनते जाइए। ये यूनिट है, ये टाइम चल रहा है ऊपर, यहाँ हो गया 12, तो 5 यूनिट और, 6 यूनिट, 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, हमें भरनी है 24 यूनिट। 5 की स्पीड से हम भर रहे हैं, है ना। 21 भर चुकी हैं, बची कितनी है 3 यूनिट, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 5 21,
अब जो बची हुई यूनिट है वो आएगी हमारी 3/5 में। ठीक है, इसका मतलब कि 12 तो पूरे बच चुके हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है वो 3/5 इंटू कर देंगे हम 60 से, यानी कि ये आ जाएगा 36। तो 12:36 पर टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 क्वेश्चन नंबर, एक कक्षा में विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। तो उसने बोल दिया कि 3/5 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब मान लेते हैं कुल विद्यार्थी x हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 3/5x, बचे हुए लड़के हैं 5 में से 3 हिस्सा लड़कियों का है, तो लड़कों का हिस्सा कितना हो जाएगा 2/5x। अब बोल रहा है कि यदि लड़कियों के 2/9 और लड़कों के 1/4 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उन्होंने कहा है कि 2/9 अनुपस्थित हैं, इसका मतलब 9 में से 2 भाग अनुपस्थित हैं, तो 7/9 भाग तो उपस्थित है। किसका? लड़कियों का। यानी लड़कियां कितनी थी 3/5x, लड़कियों का 7/9 भाग उपस्थित है। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि लड़कों के 1/4 विद्यार्थी अनुपस्थित है। अगर 1/4 अनुपस्थित है यानी 4 में से 1 भाग अनुपस्थित है, तो बचे हुए कितने हैं 3/4 तो उपस्थित हुए। तो ऐसे ही इसमें हम जोड़ देंगे कि 3/4 लड़कों का हिस्सा कितना माना हमने 2/5x, ये उपस्थित है। ठीक है, और इन्हीं को हमको बताना है कि ये टोटल कितने हुए। तो 3, ये हो जाएगा 15, इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/10। अब ये x का पार्ट है, एलसीएम लेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, तो हो जाएगा 30, ये हो गया 14x और ये 9x, इसका मतलब 25x/30। अब उन्होंने पूछा है कि कितना भाग उपस्थित है, तो 25/30 अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा 14 और 9 23, सॉरी 23/23। तो इतना भाग हमारा उपस्थित है। तो ये किसका भाग है? x किसको माना था? विद्यार्थियों का भाग। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो कि 23/30 है। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी है बताना है। तो इतने पेड़ रह जाते हैं, इतने उखड़ गए, इसका मतलब टोटल पेड़ कितने थे पहले वो निकाल लेंगे हम। यानी कि टोटल पेड़ इतने थे। अब वो कह रहा है कि जितने पेड़ों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल। दस के लिए कोई भाग नहीं जाएगा, 25 उतारना होगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर है 105, क्योंकि 105 का ही ये वर्ग होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर 3 है तो 3x² - 4x + 3 अपॉन में x² - x + 1 का मान बताना है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं कि ये जो दे रखा है वो क्या है। तो ये दे रखा है इतना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आगे चल के x² + 1 बन जाएगा, और ये x यहाँ पे इंटू कर लेगा तो ये हो जाएगा 3x, है ना। यानी जहाँ जहाँ पे हमें x² + 1 दिखता है उसकी जगह पे हम 3x लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, 3x² - 4x + 3 अपॉन में लिखा हुआ है x² - x + 1। तो देखिए ये 3 और ये 3, इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं,
तो यहाँ हम 3 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा +1, क्योंकि 3 हमने बाहर ले लिया, और ये माइनस का 4x एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और ये 1 है, इसको हम अलग लिख लेते हैं, तो क्या बचा रह जाएगा प्लस का 1। अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर +1 है उसको हम क्या मान सकते हैं 3x, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 × 3x - 4x। ऐसे ही इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3x + 1। अब ऊपर इसका वापस गुणा करा देते हैं, तो 3 और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9x - 4x। नीचे क्या बचा हुआ है, एक्चुअली इसमें एक्स स्क्वायर -x था, तो ये माइनस का x है, 1 नहीं है, माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का x। अब 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा 2x, ऊपर कितना है 9x - 4x, यानी कि ऊपर कितना बच रहा है 5x, नीचे बच रहा है 2x, x से x कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 5/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है।